हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्र जी ने। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री की एक बेसिक नॉलेज मिलेगी और साथ में आपको और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन, जितने भी मैं पीडीएफ अवेलेबल कराती हूँ, साथ में जो वीडियोस के लिंक वगैरह होते हैं, वो सब आपको टाइमली वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। साथ में जो भी मैं बाकी जो बुक्स वगैरह पढ़ा चुकी हूँ उसकी प्लेलिस्ट भी आपको नीचे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा चैप्टर नंबर 7, द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और इसमें आज हमारा जो ये पार्ट है वो पार्ट सेकंड होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबे हैं तो एक बार में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम इसे पार्ट वाइज इसे कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, इससे पहले हम देख चुके हैं किस तरह से जो खिलजी डायनेस्टी थी या जो तुगलक डायनेस्टी थी वो अपना रूल कर चुकी थी। अब हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ। ये जो हम देख रहे हैं ना 1200 से 1400 का जो हमारा टाइम पीरियड है, इस बीच में जो दिल्ली सल्तनत थी उसका एक्सपेंशन कैसे होता है। ओके, वी हैव सीन how eastern Rajasthan, including Ajmer and some of his neighbor territories, had come under the control of Delhi Sultanate फ्रॉम द टाइम ऑफ बलबन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ईस्टर्न राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा ऐसा था जिसमें अजमेर आता था, और अजमेर के आसपास जो दूसरी जो नेबरिंग टेरिटरीज थी वो धीरे धीरे किसके कंट्रोल में आ चुकी थी, दिल्ली के कंट्रोल में आ चुकी थी, दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ चुकी थी, और ये बलबन के टाइम से ही चल रहा था। ठीक है, रणथंबोर विच वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट हैड गॉन आउट ऑफ इट्स कंट्रोल। लेकिन बलबल के टाइम पर जो रणथंबोर था वो उसके हाथ से कहीं ना कहीं निकल गया था, जो राजपूत का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में काउंट होता था। जलालुद्दीन had undertaken an invasion of Ranthambore but found the task too difficult for him। इसको वापस से गेन करने के लिए, वापस से रिकवर करने के लिए जो जलालुद्दीन था, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो फादर इन लॉ थे, ठीक है, और हम कह सकते हैं खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे जलालुद्दीन, वो भी कोशिश करते हैं जब वो पावर में आते हैं कि रणथंबोर को वापस से जीत लिया जाए, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत ही मुश्किल पड़ता है। साउदर्न एंड द वेस्टर्न राजस्थान हैड रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ सल्तनत। हमेशा से जो साउदर्न और जो वेस्टर्न राजस्थान था वो सल्तनत के कंट्रोल से बाहर ही रहा है। लेकिन जब पावर बढ़ती है अलाउद्दीन खिलजी की तो एक नई सिचुएशन डेवलप होती है। With a space of 25 years, the armies of Delhi Sultanate not only brought Gujarat and Malwa under their control, subdued most of the princes in Rajasthan, and they also overrun the Deccan and South India up to the Madurai। ठीक है, तब यहाँ कहा गया है कि जब अलाउद्दीन का टाइम आएगा तो एक इस तरह की सिचुएशन नई डेवलप होगी कि उसने अपने 25 साल का जो रूल था उसमें दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी उसके अंदर ना केवल गुजरात और मालवा को शामिल कर लिया था, बल्कि बहुत सारे जो प्रिंसेस थे राजस्थान के उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था कि अब आप यहाँ रूल तो करो, लेकिन किसके कहने में करोगे, वो खिलजी डायनेस्टी के अंडर रह के रूल करोगे। इसने डेक्कन को जीत लिया, साउथ इंडिया मदुराई तक इसने बहुत सारा पार्ट साउदर्न इंडिया का भी जीत लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। In due course, an attempt was made to bring this vast area under the direct administrative control of Delhi। ठीक है, तो हमेशा से ये जो पार्ट था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का, कोशिश यही रखी गई कि इसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो कौन करे, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली से किया जाए। द न्यू फेज ऑफ एक्सपेंशन वॉज इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी वॉज कंटिन्यू अंडर हिज सक्सेसर एंड द क्लाइमेक्स बीइंग रीच्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो यहाँ पर जो ये नया फेज पूरा जो ये साउदर्न इंडिया तक पूरा जो रिकवर किया जा रहा था, ये स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। लेकिन आगे जब इसके सक्सेसर आते हैं तो वो भी इस चीज़ को बना के रखते हैं कुछ टाइम तक, यहाँ तक कि जो इसके बाद जो एक नई डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, उसमें भी जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो भी इसे बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पर ही रखता है, वो भी किसी एरिया को अपने हाथ से जाने नहीं देता है। ठीक है, We have already seen how the Delhi Sultanate was gradually geared up for the renewed phase of expansion, and all this time Malwa, Gujarat and Deogir were being ruled by the Rajput dynasty। इस टाइम पे जो जब ये एक्सपेंशन चल रहा था उस टाइम पे ये जो मालवा था, गुजरात था, ठीक है ना, देवगिर था, इनको रूल कौन कर रहा था? यहाँ पर सभी जगह राजपूत डायनेस्टीज रूल कर रही थी। ओके, मोस्ट ऑफ विच हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस टुवर्ड द एंड ऑफ 12th एंड द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। इनका टाइम पीरियड बताया हुआ है कि 12th और 13th सेंचुरी के आसपास यही लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। Despite the establishment of the Turkish rule in the Ganga Valley, these dynasties had hardly changed their
ओल्ड वेज, ठीक है। अब जब यहाँ इन एरियाज़ के आसपास, जो गंगा वैली के आसपास जो तुर्किश होते हैं वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये डायनेस्टीज़ होती हैं इनके लिए जैसे वो पहले रह रही थी वैसे रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मोर ओवर ईच ऑफ दैम वॉज कंटेंडिंग फॉर मास्टरी ओवर द एंटायर रीजन, ठीक है। हर किसी को यही लग रहा था कि भाई सबसे ज़्यादा एरिया उसके पास आए, लेकिन आसपास तो अब दुश्मन आके बैठ गए हैं, है ना, दूसरी कम्युनिटी के लोग आके बैठ गए हैं। सो मच सो व्हेन अंडर इल्तुतमिश द तुर्क अटैक गुजरात, द रूलर ऑफ बोथ मालवा एंड दियोगीर अटैक्ड इट फ्रॉम द साउथ। जब इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश क्या था, एक तुर्किश रूलर ही तो था ये। जब ये गुजरात पर अटैक करता है और साथ में मालवा और देवगिर पर भी अटैक करता है, तो यहाँ से सॉरी, जब ये गुजरात पर अटैक करता है तो जो मालवा और जो देवगिर थी, ठीक है, देवगिर थी, ये साउथ में से इस पर अटैक करते हैं। इन द मराठा रीजन द रूलर ऑफ देवगिर वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद वरांगल इन द तेलंगाना रीजन एंड विद द होसाल इन द कर्नाटका एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका झगड़ा सिर्फ यही नहीं था कि ये जितने भी मैंने बताया मालवा, देवगिर, गुजरात, कि इनको सिर्फ जो तुर्किश रूलर है सिर्फ उनसे ही झगड़ा करना, नहीं, इनके आपस में भी चलते रहते थे। जैसे कि इसमें अभी दिखाया है ना कि जब गुजरात में अटैक किया इल्तुतमिश ने, तो गुजरात के लिए खड़े हो गए यहाँ पर मालवा, जो देवगिर के रूलर थे वो आ गए सपोर्ट में। लेकिन अगर आप देखें इन दोनों का भी कहीं और झगड़ा चल रहा था। जैसे कि जो मराठा वाले जो ये थे रूलर्स थे, ठीक है, और इनका चला था झगड़ा जो तेलंगाना में जो वरंगल थे उनके साथ झगड़ा चल रहा था। दूसरी साइड जो कर्नाटका में होसाल्स थे उनके साथ इनका झगड़ा चल रहा था। तो भाई कोई कितनी वॉर देखेगा, ठीक है, नॉर्थ से भी वॉर चल रही है, साउथ से भी वॉर चल रही है, हर तरफ अपने दुश्मन रखे हुए हैं। तो होसाल इन टर्न वर एट वॉर विद द नेबर पांड्यास इन द मालाबार। वहीं जो होसाल है उनका झगड़ा इनके साथ तो चल ही रहा है, जो देवगिर के रूलर है नॉर्दर्न साइड से, मालाबार सॉरी जो तमिल वाला एरिया है वहाँ से जो पांड्यास है उनके साथ उनका झगड़ा चल रहा है। मतलब कोई भी एक डायनेस्टी किसी एक डायनेस्टी के साथ तो फाइट में थी ही नहीं, एक डायनेस्टी के झगड़े बाकी 2-3 डायनेस्टीज से चल रहे हैं, ऐसे सब आपस में यहाँ पर बहुत बिजी थे। दीज राइवलरीज नॉट ओनली मेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा गुजरात ईजियर बट टेंडिंग टू ड्रॉ इन्वेड फर्दर एंड फर्दर टू द साउथ। और यही चीज़ आसान कर देती है जो तुर्किश रूलर थे जो साउथ में आते जा रहे थे, जो जो दूसरे दूसरे जो एरिया थे जिनको कॉन्क्वायर कर रहे थे, उनके लिए इसीलिए ईजी होता है क्योंकि यहाँ पर ये सब लोग देख रहे हो कितने बिजी आपस में लड़ने, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, तो एक जगह तो फोकस उनका बन ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए यही जो चीज़ें थी उन्होंने बहुत इजी कर दिया जो तुर्किश रूलर थे उनके लिए कि वो इन्वेड करके आगे बढ़ते गए और उन्होंने साउथ तक अपने पावर को स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। द तुर्किश रूलर्स हैड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर कन्वर्टिंग Malwa and Gujarat. Not only were these areas fertile and populous, they control the western seaports and trade routes connecting them with the Ganga Valley. देखिए इनके लिए जो तुर्किश रूलर थे इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था मालवा और गुजरात को जीतने का, और वो ये था कि ये एरिया अपने आप में फर्टाइल तो बहुत ज़्यादा थे ही, काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे यहाँ पर, तो यहाँ से रिवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो सकता था। साथ में इसने जो यहाँ पर सी पोर्ट थे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत हुआ करता था, सी पोर्ट थे, ठीक है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया से लगे हुए थे, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रूट्स भी बहुत अच्छे थे जो गंगा वैली से जोड़ते थे, तो सब चीज़ फायदेमंद ही लग रही थी। द ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम गुजरात पोर्ट्स ब्रॉट इन द लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विच हैड बीन एक्यूमुलेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द एरिया। यहाँ से बहुत सारा जो गोल्ड सिल्वर है ना उनका भी ओवरसीज ट्रेड होता था, और जिसको यहाँ पर रहने वाले जो रूलर थे वो बहुत सारे अमाउंट में इकट्ठा करके रख लिया करते थे। Another reason for the Sultan of Delhi to establish their rule over Gujarat was that it could secure them better control over the supply of horses to their army. दूसरा रीज़न क्या था इनके लिए जो तुर्किश रूलर थे गुजरात पर अपना रूल बनाए रखने का, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ और चलती थी, जो घोड़ों की सप्लाई थी, ठीक है ना, वो भी यहाँ से होती थी, ठीक है, घोड़े यहाँ से लाए ले जाए जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उनका भी, तो घोड़े यहाँ से तो नहीं जाते थे, वहीं से आते थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इंपोर्ट होता था जो हॉर्सेस वगैरह का आर्मी के लिए। तो इसीलिए भी ये चाहते थे गुजरात पर इनका कंट्रोल हो जाए, तो जिससे कि इन्हें जो हॉर्सेस है उनकी एक अच्छी सप्लाई मिल सके अपनी आर्मी के लिए। With the rise of the Mongols in Central and West Asia and their struggle with the rulers of Delhi, the supply of horse of good quality to Delhi from the region had been faced with difficulties, and the most of the Arabi, Iraqi, Turki horses to India from the western seaport had been important item of trade since the 8th century. जैसे कि अब ये तुर्किश रूलर थे, इनके झगड़े किससे थे, सबसे ज़्यादा इनके लिए मुसीबत कौन बन रहे थे, जो मंगोल्स थे, जो सेंट्रल एशिया से आ रहे थे, वेस्टर्न एशिया से आ रहे थे, और इनसे मुकाबला करने के लिए इन्हें अपनी आर्मीज़ में अच्छे घोड़े चाहिए थे, क्योंकि उनके पास ही बहुत अच्छे घोड़े होते थे। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से तो घोड़े ला नहीं सकते हैं, वहाँ से तो दुश्मन ही आ रहे हैं, दुश्मन वहीं से वहीं इनके घोड़ों को पकड़ लेंगे, तो इसीलिए इनके लिए सबसे अच्छा कि जो वेस्टर्न सी पोर्ट थे यही एक ट्रेडिंग रूट सबसे अच्छा बचा था, जहाँ से ये अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मंगा सकते हैं, जो हॉर्सेज हैं उनकी भी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Early in 1299, an army under two of Alauddin Khilji noted general marched against Gujarat by way of Rajasthan, and on their way they raided and captured
जैसलमेर। ठीक है, अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी 1299 में रेड करता है, जिसमें ये जो जैसलमेर है इसको कैप्चर भी करता है और इसको लूट भी लेता है। द गुजरात रूलर राय करण वॉज टेकन बाय सरप्राइज एंड फ्लेड विदाउट ऑफरिंग अ फाइट। यहाँ पर जब ये गुजरात के रास्ते से निकल कर आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर उस समय गुजरात का रूलर होता है राय करण। ठीक है, और राय करण इसको पता होता है कि मैं अलाउद्दीन से नहीं जीतने वाला हूँ, तो इसीलिए बिना बताए, बिना उसे कोई फाइट ऑफर किए अलाउद्दीन खिलजी को, ये वहाँ से भाग जाता है। The chief cities of Gujarat, including Anilwada, where many beautiful buildings, temples had been become over generation were sacked। यहाँ पर जो गुजरात में उस टाइम पे बहुत ही प्रोस्पेरस ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी, टेम्पल्स थे, उनको सभी को लूट लिया जाता है। द फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर तो सभी ने सुना है, ठीक है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, विच हैड बिन रीबिल्ट इन द 12th सेंचुरी वॉज ऑल्सो प्लंडर्ड एट सेक्ट। सोमनाथ का जो टेम्पल है उसको भी लूट लिया जाता है, ठीक है, पूरा खाली कर दिया जाता है। एन इनॉर्मस पुटी वॉज कलेक्टेड, यहाँ से वो बहुत सारी वेल्थ अपने साथ लेके जाते हैं। नो नॉर वर द वेल्दी मुस्लिम मर्चेंट ऑफ कैम्बे स्पेयर, इट वॉज देयर अ मलिक कफूर हु लेटर लेड द इन्वेजन ऑफ साउथ इंडिया वॉज कैप्चर्ड एंड ही वॉज प्रेजेंटेड टू अलाउद्दीन खिलजी। वो यहाँ से सिर्फ बहुत सारा लूट पाट वाला सामान लेके नहीं जाता है, बल्कि यहाँ से वो मलिक कफूर को भी लेके जाते हैं। ठीक है, एंड ही वॉज प्रेजेंटेड टू अलाउद्दीन एंड सून रेज इन हिज एस्टिमेशन। बाद में जो मलिक कफूर होता है ये भी किसके लिए काम करता है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम करता है। गुजरात नाउ पास्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो गुजरात था वो भी किसके कंट्रोल में पहुँच गया? दिल्ली के कंट्रोल में आ गया। द रैपिडली एंड एज विद दैट गुजरात वॉज कॉन्क्वायर्ड सजेस्ट दैट द गुजरात रूलर वॉज नॉट पॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट एंड इट अपीयर्स दैट वन of his minister who had fallen out with him and had approached Alauddin to invade Gujarat and had helped him। बाद में पता चलता है कि जो गुजरात है, गुजरात का ही कोई मिनिस्टर था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ वो उसको गुजरात को अपने कंट्रोल में ले ले। तो कहीं ना कहीं यहाँ वो होता है ना, घर का भेदी लंका ढाने वाली बात होती है, तो यहाँ वही हो गई कि वहीं के कोई मिनिस्टर ने अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात में घुसने के लिए हेल्प कर दी। गुजरात आर्मी मे नॉट हैव बीन वेल ट्रेन, ऊपर से जो वहाँ की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी वेल ट्रेन भी नहीं थी कि कोई एकदम से अटैक करे और वो उसका सामना कर सके। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्रोबेबली लैक्स एंड विद द हेल्प ऑफ द रामचंद्र द रूलर ऑफ देवगिर, द आउटस्टेड रूलर राय करण मैनेज टू होल्ड ऑन टू द पोर्शन ऑफ साउथ गुजरात। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत हेल्प कोई कर भी रहा था राय किरण की, ठीक है, वो कौन कर रहा था? जो देवगिर का रूलर था रामचंद्र। मैंने बताया था ना कि जब गुजरात पर अटैक होता है तो गुजरात की मदद करने के लिए साउथ में से कुछ रूलर्स आते हैं, जिसमें देवगिर का रूलर होता है रामचंद्र, तो यहीं इसकी ये हेल्प करता है राय किरण की, थोड़ी बहुत जो हेल्प होती है। लेकिन जो देवगिर का रूलर है, इसके दूसरे जो डायनेस्टीज थी साउथ में, उनके साथ झगड़े चल रहे थे, तो ये ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता इधर। एज वी शैल सी दिस प्रोवाइडेड एन एडिशनल कॉज ऑफ वॉर बिटवीन दिल्ली एंड द यादव्स ऑफ देवगिर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जो देवगिर पर अटैक करने का कोई प्लान नहीं था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन जब इसको लगता है कि अच्छा ये गुजरात के रूलर की हेल्प कर रहा है, तो ये फिर इसका भी प्लान होता है कि ठीक है अब ये तुम्हारा एरिया भी, इसे भी हम ही कॉन्क्वायर करेंगे। तो ये भी एक मेन रीज़न बन जाता है कि जो देवगिर के जो यादव रूलर थे वहाँ पर क्यों अलाउद्दीन खिलजी वॉर करता है, ठीक है, उनको भी क्यों वहाँ से हटा के अपना कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो किसकी हेल्प कर रहे थे? जो गुजरात का रूलर्स था उसकी हेल्प कर रहे थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात तो पूरा जीत लिया, ठीक है, अब वो चलता है राजस्थान की तरफ। अब जैसे ही गुजरात को जीत लिया, अलाउद्दीन की सारी अटेंशन पहुंचेगी राजस्थान में। द फर्स्ट टू इन्वाइट हिज अटेंशन वॉज रणथंभौर विच वॉज बींग रूल्ड बाय द चौहान सक्सेसर ऑफ पृथ्वीराज। ठीक है, यहाँ पर अब उसकी सबसे पहले नजर जाती है रणथंभौर की तरफ। रणथंभौर को रूल करने वाले कौन थे? जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके सक्सेसर, ठीक है, वो रणथंभौर में इस समय रूल कर रहे थे। Its ruler, Hamid Dev, has embarked on a series of warlike expeditions against his neighbor and is credited with having won victories against Raja Bhoj of Dhar and the Rana of Mewar। देखा, फिर से वही चीज़ देख ली, आपस में ही लगे पड़े हैं, ये जो राजपूत है आपस में ही लगे पड़े हैं लड़ने में, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, इसके मेवाड़ के जो रूलर्स थे, है ना, उनके साथ वॉर लग रही है, धार के जो रूलर्स थे उनके साथ वॉर में है ये। बट इट वर दीज विक्ट्रीज विच प्रूव टू बी अनडूइंग, है ना, और यहाँ पर ये इनके साथ जीत रहा था हमीर देव, तो इसको लगता था कि हाँ ये एक बहुत अच्छा, मतलब क्या है, ये रूलर है। आफ्टर द गुजरात कैंपेन ऑन देयर वे बैक टू दिल्ली, द मंगोल सोल्जर रिबेल्ड एंड फॉलोइंग अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द share of the booty and the rebellion was crushed and wholesale massacre followed। Two of the Mongols noble fled for refuge to Ranthambore। यहाँ पर जब बहुत सारी लूट पाट करते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जब ये गुजरात कैंपेन चलता है, वापस से दिल्ली आ जाते हैं, तो यहाँ पर उस जो लूटा हुआ जो इनके पास जो वेल्थ होती है उसको लेके कुछ लोगों में झगड़ा चल जाता है, ठीक है, बहुत से जो लोग होते हैं उनमें झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो मंगोल्स थे वो ये नहीं था कि वो सारे खिलजी डायनेस्टी में दुश्मन ही थे, बल्कि कुछ जो मंगोल्स थे वो यहीं सेटल हो गए थे और यहीं के लिए काम कर रहे थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में भी कुछ मंगोल्स थे, ठीक है। इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया कि भाई हमें भी मिलना चाहिए जो लूटपाट का वो है ना, एक बड़ा सा रिबेलियन छिड़ गया। और होता क्या है, उसमें से
कुछ जो दो नॉबल्स होते हैं, सॉरी जो मंगोल्स होते हैं, मंगोल नॉबल्स होते हैं जो अभी तक अलाउद्दीन के लिए काम कर रहे थे, वो भागकर कहाँ जाते हैं, रणथंबोर आ जाते हैं। ठीक है, रणथंबोर, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जो सक्सेसर थे हमीर देव, वो रूल कर रहे थे। अलाउद्दीन सेंड मैसेज टू हमीर देव टू किल और एक्सपेल द मंगोल नोबल्स। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी तो इस बात से पहले से ही वो था कि भाई अभी तक तो तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, जो मंगोल्स के जो ये आर्मी सोल्जर थे हैं, और अब ये वेल्थ के ऊपर ये वहाँ भाग गए। तो उसको तो पता था पक्का कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रचने गए होंगे वहाँ पर। तो ये जो अलाउद्दीन था ये हमीर देव को मैसेज भेजता है कि उन मंगोल्स जो नॉबल्स को ये क्या कर दे, या तो भगा दे या फिर उनको मार दे। लेकिन जो हमीर देव था वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उसने क्या कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा। एंड बी कॉन्फिडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फोर्ट एंड हिज आर्मी सेंट हॉटी रिप्लाइज। ठीक है ना, और यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता, वो कहता कि नहीं मैं तो उनको यही रखूंगा और मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसे तुम बोल रहे हो। और वो अपने आप को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि अगर वो अलाउद्दीन खिलजी मेरे पास आ भी जाता अटैक करने के लिए तो मैं उसको एक कड़ी टक्कर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे फोर्ट्स हैं और बहुत अच्छी आर्मी है। तो उसका जो रिप्लाई था वो भी ऐसा ही था। ठीक है, he was not far wrong in his estimation, for Ranthambore was reputed to be the strongest fort in Rajasthan and had earlier defied Jalaluddin Khilji। और वो भी उसमें भी ये जो कॉन्फिडेंट था ये गलत नहीं था। क्यों गलत नहीं था? क्योंकि रणथंबोर के फोर्ट उस टाइम पे सही में वाकई में सबसे ज़्यादा मजबूत फोर्टों में से एक थे, जो फोर्टोगरी फोर्ट्स में से एक थे। ठीक है, अलाउद्दीन dispatched as many commanded by one of the reputed general, but it was repulsed with losses by Hamid Dev। ठीक है, एंड फाइनली अलाउद्दीन हिमसेल्फ हैड टू मार्च अगेंस्ट रणथंबोर। अब अलाउद्दीन ने सोचा ये हमीर देव ऐसे तो मानने वाला नहीं है, वो अपने जनरल को भेज देता है कि जाओ और जाके जाओ वहाँ पर वॉर करो। ठीक है, फाइट करो उनके साथ। लेकिन यहाँ पर हमीर देव क्या कर देता है, उसके इस जनरल को यहाँ से भगा देता है। ठीक है, अब यहाँ अलाउद्दीन खुद मजबूर हो जाता है रणथंबोर जाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी निकल पड़ता है। ठीक है, द फेमस पोइट अमीर खुसरो who went along with Alauddin had given a graphic description of the fort and its investment। हमें उस समय के जो फोर्ट्स हैं उनके बारे में पता कैसे चलता है कि भाई वाकई में उस समय बहुत अच्छे फोर्ट्स थे, क्योंकि जब अलाउद्दीन वहाँ पर अटैक करने के लिए जाता है, ठीक है, रणथंबोर, तो उसके साथ एक फेमस पोइट भी जाता है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ही बाद में अपने अकाउंट्स में इन फोर्ट्स के बारे में, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है कि वहाँ पर जो फोर्ट्स थे वो कितने अच्छे थे। 3 महीने की वॉर चलती है। ठीक है, एक बहुत ही फियरफुल जौहर, ठीक है, वो देखा जाता है। आपको पता है जौहर सेरेमनी होती है एक ऐसी जिसमें जो लेडीज़ होती है उनके हस्बैंड में कुछ हो जाता है तो वो अपने आप को खुद से ही जला लेती हैं, एक अग्नि का कुंड तैयार करती है, उसी में कूद पड़ती हैं। मूवी भी देखी होगी सबने, पद्मावत। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एंड दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन वी हैव द जौहर इन पर्शियन। और यहीं से हमें पहली बार जौहर के बारे में पता चलता है। ठीक है, पर्शियन टेक्स्ट से ही। ऑल द मंगोल्स टू डाइड फाइटिंग विद द राजपूत एंड इवन टुक प्लेस इन 1301। ठीक है, बहुत सारे जो मंगोल्स हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं राजपूत के साथ जब फाइट करते हैं। अलाउद्दीन नेक्स्ट टर्न इज अटेंशन टूवर्ड चित्तौड़। अब जब रणथंबोर अलाउद्दीन के हाथ में आ गया, अब वो बढ़ेगा चित्तौड़ की तरफ। ठीक है, ये भी रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी। एंड आफ्टर रणथंबोर वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन राजस्थान, क्योंकि रणथंबोर के बाद अगर कोई पावरफुल स्टेट था तो वो था चित्तौड़। ओके, It was therefore necessary for Alauddin to subdue it. Apart from this, its ruler Ratan Singh had annoyed him by refusing permission to his armies to march to Gujarat through the Mewar territories। यहाँ पर अब ये इधर क्यों गया? ये इधर इसलिए गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात में अटैक करने के लिए जा रहा था तो इसको रास्ता चाहिए था निकलने के लिए। और ये रतन सिंह से बोलता है, जो चित्तौड़ का रूलर होता है, और सॉरी जो मेवाड़ की टेरिटरीज होती हैं चित्तौड़ वगैरह की, कि यहाँ से क्या करे, हमें निकलने का रास्ता दे। ठीक है, लेकिन जो रतन सिंह होता है ये इसको क्लियरली मना कर देता है। चित्तौड़ ऑल्सो डोमिनेटेड द रूट फ्रॉम अजमेर टू मालवा। ठीक है, and this is a popular legend that Alauddin attacked Chittor because he convicted Padmini, the beautiful king of Ratan Singh। ठीक है, अब ये रतन सिंह के कंट्रोल में था चित्तौड़, चित्तौड़ से जाने के लिए इन्हें मना कर देता है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने एक चीज़ और सुनी थी कि इसकी जो रतन सिंह की जो वाइफ है पद्मिनी, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो इसका एक मोटिव ये भी बताते हैं वहाँ पर अटैक करने का। दूसरा आपको पता है कि इसने रास्ता देने से मना कर दिया था। मैनी मॉडर्न हिस्टोरियन डू नॉट एक्सेप्ट द लेजेंड बिकॉज इट मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन 100 ईयर्स लेटर। बहुत सारे जो हिस्टोरियन है वो इस बात को बिल्कुल गलत बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ये सोच के वहाँ पर अटैक करने गया था कि वहाँ पर कोई क्वीन है जो बहुत सुंदर है, क्योंकि ये चीज़ उस समय के जो टेक्स्ट है उसमें कहीं भी नहीं लिखी हुई है, बल्कि उसके बाद के जो 100 साल पुराने जो टेक्स्ट है ना, उन लोगों ने लिखी है ये। मतलब जो लोग उस समय वहाँ पर थे उनको ये बात नहीं पता थी, लेकिन जो उनके 100 साल बाद जो लोग आए उनको ये बात पता चली। तो इसीलिए वो बात कुछ हद तक सही नहीं लगती है कि सही में ऐसा हुआ होगा। अगर वाकई में ऐसा कुछ होता थोड़ा बहुत तो उस समय की जो टेक्स्ट हैं, जो अकाउंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये बात छोटी मोटी तरह से कहीं ना कहीं लिखी होती, लेकिन इसके जो 100 साल पुराने जो टेक्स्ट हैं उनमें ये बात मिली है। इट वॉज एम्बलिश लेटर बाय द हिंदू पोइट मलिक महमूद जैसी। ठीक है, एक हिंदी पोइट थे जो वो काफ़ी साल बाद मलिक महमूद जैसी वो इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर जो क्वीन थी है ना, उनकी वजह से वहाँ पर अटैक हुआ था। इन दिस स्टोरी पद्मिनी इज द प्रिंसेस ऑफ सिंघाल
सिंघाल द्वीप एंड द रतन सिंह क्रॉसेस द 7 seas टू रीच हर एंड ब्रिंग हर बैक टू चित्तौड़। कहानी में ऐसा बताया गया है, जो मलिक महमूद जैसी ने लिखी है, कि जो पद्मनी थी वो प्रिंसेस थी सिंगल द्वीप की, और ये 7 समुंदर पार था, और वहीं पर जो रतन सिंह थे वो उन 7 समुंदर को 7 seas को पार करके और उनको चित्तौड़ लेकर आए थे। बहुत सारे एडवेंचर हुए थे इस बीच। एंड द पद्मनी लेजेंड इज अ पार्ट ऑफ दिस अकाउंट एंड दैट द सुल्तान कुड हैव डिमांडेड टू सी द फेस ऑफ क्वीन हु was the wife of another ruler is also unthinkable, as the idea that the proud Rana would have agreed to show her even through a mirror। अब यहाँ पर यही बताया गया, मलिक महमूद जो जैसी उन्होंने भी किताब में यही बताया कि वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता को देखने के लिए अलाउद्दीन चाहता था कि उनको एक बार उस क्वीन को, मतलब वो देख पाए, जो पद्मनी है उनको देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मना कर देता है जो राजा रतन सिंह होता है। लेकिन बाद में जब इसको लगता है कि हाँ उसकी तरफ से बहुत बड़ा अटैक हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, तो ये कहता है कि ठीक है ये दिखा देगा, है ना, क्योंकि वो भाई जो उसकी क्वीन है, अपनी क्वीन का फेस ऐसे कोई कैसे दिखा देगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मिरर में दिखा सकते हैं, है ना। तो मिरर में वो उसका फेस दिखाता है। Such a suggestion would have been an insult to the Rajput sense of honor, for which they willingly sacrificed their lives। लेकिन बाद में ये जो राजपूत है इनको ये बड़ी अपनी इंसल्ट लगती है, ठीक है, अपने ऑनर के खिलाफ जाने वाली चीज़ लगती है, इसलिए बाद में इनके बीच में ये वॉर लग जाती है। अलाउद्दीन खिलजी इन्वेस्टेड चित्तौड़ एंड आफ्टर अ वैलियंट रेजिस्टेंट बाय द बिसाइड फॉर सेवरल मंथ। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर इस चीज़ का बदला लेने के लिए, क्योंकि ऐसा मूवी में दिखाया ना कि वो उनका फेस सही से देख नहीं पाता है या उसको और देखने की इच्छा बढ़ जाती है, तो अलाउद्दीन को भी अपनी किसी इंसल्ट से कम नहीं लगता है ना, कि भाई एक फेस ही तो इतना दिखाने में क्या झंझट है, लेकिन दूसरी की वाइफ को तो मैं ऐसे कैसे बोल दोगे भाई अपना फेस दिखाओ। अलाउद्दीन यहाँ पर चित्तौड़ को पूरी तरह से घेर लेता है, कुछ महीने तक वो उसको सीज करके रखता है। अलाउद्दीन स्टॉर्म द फोर्ट इन 1303 एंड द राजपूत परफॉर्म जौहर्स एंड मोस्ट ऑफ द वॉरियर डाइड फाइटिंग। यहाँ पर जितनी भी जो लेडीज़ होती हैं वो जौहर कर लेती हैं, बहुत सारे जो वॉरियर्स हैं वो मारे जाते हैं। जो पद्मिनी होती हैं और उनके अलावा जो दूसरी किंग होती हैं वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती हैं जौहर करके। बट इट सीम्स दैट रतन सिंह वॉज कैप्चर्ड अलाइव एंड कैप्ट अ प्रिजनर फॉर सम टाइम। और ऐसा कहा गया है कि जो रतन सिंह है उनको जिंदा ही कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, और उनको काफ़ी टाइम के लिए जेल में रखा जाता है प्रिजनर बना के। हालांकि मूवी में कुछ और ही दिखाया है, तो मूवी को और बाकी रियलिटी को हम इसलिए ज़्यादा वो नहीं रखते हैं, है ना। मूवीज़ को देख के कभी भावुक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे तो एक एक्शन मूवी बनाने के लिए, थोड़ा ड्रामा दिखाने के लिए बहुत सारी फालतू की चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। चित्तौड़ वॉज असाइन टू अलाउद्दीन माइनर सन। जो चित्तौड़ है वो अलाउद्दीन के छोटे बेटे को दे दिया जाता है, खिजर खान को। अलाउद्दीन अपने छोटा बेटा होता है जो खिजर खान, उसको दे देता है। आना मुस्लिम गैरिसन वॉज पोस्टेड इन द फोर्ट, और एक मुस्लिम गैरिसन को पोस्ट कर दिया जाता है फोर्ट में। आफ्टर सम टाइम इट चार्ज वॉज हैंडेड ओवर टू द कजन ऑफ रतन सिंह। इसके कुछ टाइम बाद जो रतन सिंह का कजन होता है उसको इस फोर्ट का चार्ज दे दिया जाता है। अलाउद्दीन ऑल्सो ओवर रन जेलौर विच ले ऑन द रूट टू गुजरात। अब अलाउद्दीन का तो और बहुत काम थे। Almost all the major states in Rajasthan were forced to submit, and however, it seems that Alauddin did not try to establish direct administration over the Rajput state। अब अलाउद्दीन फिर कहीं और चल देता है। ज़्यादातर जो उसके मेजर स्टेट थे राजस्थान के वो ज़्यादातर इसी का कब्जा था, लेकिन कभी भी उसने यहाँ पर डायरेक्ट रूल नहीं करा, क्या ना कि वो यहीं पर रहकर रूल करे, ठीक है। राजपूत स्टेट पे कभी भी उसका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा। राजपूत रूलर्स वर अलाउड टू रूल बट हैड टू पे रेगुलर ट्रिब्यूट। राजपूत स्टेट पर अभी भी जो रूल करने वाले थे वो राजपूत रूलर्स ही थे, लेकिन उनको टाइमली जो एक रेगुलर ट्रिब्यूट था वो देना था किसको, अलाउद्दीन को। एंड टू ऑबे द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान, और जो भी दिल्ली में सुल्तान है उसके ऑर्डर को तुम्हें फॉलो करना है। मुस्लिम गैरिसन वर पोस्टेड इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन सच एज अजमेर एंड नागौर, ठीक है ना। मुस्लिम गैरिसन को जो इंपॉर्टेंट जो जगह थी, टाउन्स वगैरह थे, वहाँ पर पोस्ट कर दिया था, जैसे कि अजमेर, नागौर, ठीक है। राजस्थान वॉज थॉरली सबड्यूड। अब जो राजस्थान था पूरी तरह से कंट्रोल में तो किसके था, दिल्ली सल्तनत, या आपका अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में ही था। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो बढ़ता है डेक्कन और साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है। जब पूरा सब्जुकेशन हो गया राजस्थान में, अब अलाउद्दीन आएगा, मालवा को कॉन्क्वायर कर लिया, ठीक है। ऐसा अमीर खुसरो ने अपनी किताब, ठीक है, तो अमीर खुसरो ने अपनी जो अकाउंट्स हैं उसमें बराबर लिखता चला है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और उसे बताया कि उसका जो एरिया था, इवन जो बाकी जो दूसरे जोग्राफर्स हैं वो भी कहते हैं कि इसके फ्रंटियर मतलब डिलिमिट था, ठीक है। आप पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ तक इसने अपना जो एरिया है वो पूरा कॉन्क्वायर कर लिया था। राजस्थान की तरह जो मालवा था वो इसके किसमें था, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, क्योंकि काफ़ी थोड़ा वो था, ये इंपॉर्टेंट था। एंड अ गवर्नर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर इट, और यहाँ पर इसने गवर्नर को अपॉइंट कर दिया था। अलाउद्दीन प्लान टू कैंपेन, अब ये फिर से 1306 से 1307 में दो और कैंपेन को ये लॉन्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके दो कैंपेन होते हैं, इसमें एक कैंपेन तो चलाता है किसके खिलाफ, रायकरण के खिलाफ, ठीक है, जो से गुजरात में बैठा था रायकरण, ओके। और दूसरा होता है मालवा के बॉर्डर पे बगलाना, ठीक है।
रायकरण फाउट ब्रेवली बट ही कुड नॉट रेजिस्ट फॉर लॉन्ग। जो रायकरण होता है ना, ये शुरुआत में तो लड़ता है लेकिन बाद में ये क्या करता है, उनको ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाता है और फिर ये वहाँ से भाग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। द सेकेंड एक्सपेडिशन वॉज एम्ड अगेंस्ट राय रामचंद्र। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेडिशन किसके खिलाफ था अलाउद्दीन का? राय रामचंद्र के खिलाफ था, और ये देवगिर का रूलर था। क्यों? क्योंकि ये रायकरण की हेल्प करता है, तो इसलिए ये अब अलाउद्दीन खिलजी का भी दुश्मन हो जाता है। इन द अर्ली कैंपेन राय रामचंद्र हैड एग्री टू पे ईयरली ट्रिब्यूट टू दिल्ली। शुरुआत में जो राय रामचंद्र होता है ये एग्री कर लेता है कि ठीक है, हम आपको रेगुलर ट्रिब्यूट देंगे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। दिस हैड फॉलन इन टू एरर्स एंड द कमांड ऑफ द सेकेंड आर्मी वॉज एंट्रस्टेड टू अलाउद्दीन स्लेव मलिक कफूर, and Rai Ramchand, who was surrendered to Kafur, was honorably treated and carried to Delhi, where after some time he was restored to his dominion with the title of Rai Ryan। ठीक है, बाद में जो आर्मी होती है, ठीक है, अलाउद्दीन का जो स्लेव होता है मलिक कफूर, ठीक है, ये बाद में ये जो राय रामचंद्र होता है, ठीक है, शुरुआत में तो ट्रिब्यूट देने के लिए बोल देता है लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि ट्रिब्यूट नहीं पे कर पा रहा, तो जो मलिक कफूर है वो राय रामचंद्र को अरेस्ट करके कहाँ ले आता है? दिल्ली तक ले आता है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम ही वॉज रिस्टोर्ड टू हिज डोमेनियन विद द टाइटल ऑफ राय रियान। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक नया टाइटल मिलता है, राय रियान। अ गिफ्ट ऑफ 1 लाख tankas was given to him along with golden colored canopy which was symbol of rulership, and he was given a district of Gujarat. One of his daughter was married to Alauddin। यहाँ पर आके जब ये इनके बीच में थोड़े रिलेशन सुधर जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसको एक गिफ्ट भी मिलते हैं, 1 लाख टंकास गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, एक गोल्डन कलर्ड कैनोपी मिलती है जो एक सिंबल होता है रूलरशिप का। बाद में इसे गुजरात भी दे दिया जाता है और इसकी बेटी की शादी हो जाती है किससे? अलाउद्दीन से हो जाती है। द अलायंस विद राय रामचंद्र वॉज टू प्रूव टू बी अ ग्रेट वैल्यू टू अलाउद्दीन इन इज फर्दर एग्जिस्टमेंट इन द डेक्कन। तो कहीं ना कहीं इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अलाउद्दीन की जो पकड़ थी वो अब डेक्कन वाले एरिया में बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि इसने क्या कर लिया था, यहाँ पर ये रिश्तेदारी निभाने लग गया था। अब 1309 से 1311 के बीच में जो मलिक कफूर होता है, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बहुत ही खास होता है मलिक कफूर, ये 2 कैंपेन चलाता है। एक साउथ इंडिया में, ठीक है, जो किधर जाता है, जो वरंगल की साइड जाता है तेलंगाना में, और दूसरा द्वार समुद्र जो कर्नाटका में। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से हो गए। पहला है वारंगल इन तेलंगाना और दूसरा द्वार समुद्रम कर्नाटका। माबार मदुराई तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ तक पूरा ये फैला देता है आगे तक। अ ग्रेट डील हैज़ बिन रिटन अबाउट दिस एक्सपेडिशन पार्टली बिकॉज दे स्ट्रक द इमेजिनेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरीज एंड द कोर्ट पोइट अमीर खुसरो मेड दैम द सब्जेक्ट ऑफ अ बुक। यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से इसलिए पता चल रहा है कि जो अमीर खुसरो था वो साथ में अपनी बुक्स में इन सब जगह के बारे में लिखता हुआ चल रहा था। These campaigns reflected boldness, self-confidence and a high degree of spirit of adventure on the part of Delhi rulers। कहीं ना कहीं इस चीज़ से पता चल रहा था कि जो इस समय दिल्ली में जो रूलर्स थे वो अपने कैंपेन को लेके, अपने एरिया को एक्सपैंड करने के चक्कर में, आप देख सकते हो उनकी उनकी बोल्डनेस थी, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, है ना, एक हाई डिग्री जो स्पिरिट थी वो शो कर रहा था। वरना वो चाहते तो जितना उन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया था उतने में भी रुक सकते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम आर्मी पेनिट्रेटेड एज फार एज द मदुराई। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मुस्लिम आर्मी ने मदुराई तक, ठीक है, पेनिट्रेट किया था साउथ इंडिया में जाके, और वहाँ से बहुत बड़ी जो वेल्थ थी उसको लेकर आए थे। दे प्रोवाइडेड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन इन द साउथ, दो अ ग्रेट डील हैज़ बिन। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी जो अमीर खुसरो हैं वो अपने बुक्स में ये सब चीज़ें साफ साफ लिखते चल रहे थे। तो पहली बार ऐसा हुआ था किसी मुस्लिम आर्मी ने पेनिट्रेट किया था मदुराई तक साउथ में जाके, ठीक है। And the trade routes through South India were well known, and when Kafur armies reached Virachla in a Mabar, they founded a colony of Muslim merchants settled there। ठीक है, तो जो कपूर था ये अपनी आर्मी को लेके ये माबार तक पहुंच गया था, ठीक है, जो तमिलनाडु वगैरह वाला पार्ट था, वहाँ से देखा बहुत सारे जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे वो कॉलोनी में सेटल्ड है, ठीक है। The rulers even had a contingent of the Muslim troops in his army, and these expeditions greatly raised Kafur in public estimation, and Alauddin appointed him Malik Nayab as a vice regent of the empire। यहाँ पर मलिक कफूर की इस कैंपेन के बाद जो अलाउद्दीन था वो उसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और अलाउद्दीन ने जो यहाँ पर मलिक कफूर था उसको मलिक नायब से अपनी एम्पायर में अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। काफ़ी बड़ी उपाधि थी उस टाइम पे मलिक नायब की। Politically, however, the effect of this campaign were limited, and Kafur was able to force the रूलर ऑफ वरंगल एंड द्वार समुद्रम टू स्यू फॉर पीस एंड टू सरेंडर ऑल देयर ट्रेजर एंड एलिफेंट्स। यहाँ पर मलिक कफूर की इस कैंपेन के बाद जो रूलर्स थे वरंगल के और द्वार समुद्र के, ठीक है, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। यहाँ तक कि जो अपना खजाना था, एलिफेंट था, वो भी उन्होंने क्या कहा था कि वो एनुअली ट्रिब्यूट की तरह वहाँ पर दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनको पेश करेंगे। अब यहाँ पर वो उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको ट्रिब्यूट भिजवाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता था ट्रिब्यूट नहीं आता था तो इनको वापस से वॉर करनी पड़ती थी, और ऐसा काफ़ी बार हुआ। जो कपूर था फिर से वापस जाके इसने प्लंडर करता था, ठीक है, बड़े बड़े जो टेम्पल थे उनको लूट लिया करता था,
ठीक है, एंड बट ही हैड टू रिटर्न टू दिल्ली विदाउट बीइंग एबल टू डिफीट द तमिल आर्मीज, ठीक है, लेकिन ये बार बार वहाँ गया अटैक करने के लिए, लेकिन ये तमिल आर्मी को कभी डिफीट करके नहीं आया, ठीक है, वहाँ पर नहीं गया कभी लड़ने के लिए। डिस्पाइट द ट्रबल फॉलोइंग द डेथ ऑफ अलाउद्दीन विद इन अ डिकेड एंड हाफ ऑफ हिज डेथ ऑल द साउदर्न किंगडम मेंशन अबव वर वाइप्ड आउट। यहाँ तक कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है तब तक आध से ज़्यादा जो साउथ साइड में जो किंगडम्स होते हैं उनका सफाया हो चुका होता है, या फिर उनकी जो टेरिटरी है वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ चुकी होती हैं। अलाउद्दीन हिमसेल्फ वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साउदर्न स्टेट। अलाउद्दीन खुद से कभी नहीं चाहता था कि वो किसी भी स्टेट पर, वो साउदर्न का जो स्टेट हो चाहे जो राजपूत स्टेट है, उन पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहे। हाउएवर द चेंज इन दिस पॉलिसी हैड बिगेन इन हिज ओन लाइफ टाइम एंड इन 1315 राय रामचंद हु हैड रिमेन स्टडी लॉयल टू दिल्ली डाइड एंड हिज सन थ्रू ऑफ यॉर्क और दिल्ली। यहाँ पर पहले जो राय रामचंद्र था, ये तो आपने देखा जब रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में, बेटी की शादी कर दी, तो उसके बाद ये काफ़ी लॉयल रहा जो दिल्ली के लिए। लेकिन जैसे ही राय रामचंद्र की डेथ हुई, जो उसका बेटा था, उसने जो दिल्ली की जो सुजर्निटी को अब तक ये मानते आ रहे थे उसको साफ कर दिया कि ना हम नहीं मानते। मलिक कफूर क्विकली केम एंड क्रश द रिबेलियन एंड एज्यूम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया। मलिक कफूर को ये बात पता चली, मलिक कफूर आया कि भाई ऐसे कैसे नहीं मानोगे, और इसने क्या करा, डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया सारा कंट्रोल। हाउएवर मैनी आउटलाइंग एरियाज डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट वाइल अ फ्यू रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसेंडेंट ऑफ द राय। बहुत सारा जो एरिया था, ठीक है, राय रामचंद्र का, उसमें से कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और कुछ ऐसे थे जो अभी भी कंट्रोल में थे। ऑन सक्सेडिंग टू द थ्रोन, मुबारक शाह, अ सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन, सबड्यूड देवगिरी अगेन। अब अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का ही सक्सेसर होता है मुबारक शाह। जब वो गद्दी पर आता है तो वो सबसे पहले देवगिर को वापस से अपने कंट्रोल में लेता है और वहाँ पर एक मुस्लिम गवर्नर को बैठा देता है। जो वरंगल है वहाँ पर भी रेड करता है, ठीक है, एंड कंपेल द रूलर टू सीड वन ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 40 गोल्ड ब्रिक्स। और वो क्या कहता है, इसके बदले हमें क्या दोगे तुम, 40 गोल्ड ब्रिक्स दोगे एनुअल ट्रिब्यूट के तौर पे। खुसरो खान, अ स्लेव ऑफ सुल्तान, मेड अ प्लंडरिंग रेड इनटू अ माबार एंड सेक द रिच सिटी ऑफ मसूलीपट्टनम, ठीक है। जो खुसरो खान था, जो स्लेव था सुल्तान का, वो भी माबार को यहाँ पर, और एक बहुत ही मसूलीपट्टनम रिच सिटी रही है, ठीक है, इनको लूटपाट करता है अच्छे से, लेकिन कॉन्क्वेस्ट वगैरह नहीं होता, ठीक है। फॉलोइंग द एक्सेशन ऑफ द ग्यासुद्दीन तुगलक इन 1320 अ सस्टेन एंड विग्रस फॉरवर्ड पॉलिसी वॉज इम्पाक्ट अपॉन। अब जब टाइम आता है ग्यासुद्दीन तुगलक का, द सुल्तान सन मोहम्मद बिन तुगलक वॉज पोस्टेड टू देवगिर फॉर द पर्पस, ठीक है। तो ये ग्यासुद्दीन तो जो तुगलक होता है, ये अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिर में पोस्ट कर देता है, ठीक है, वहाँ पर पोस्टेड कर देता है। एंड ऑन द एक्सक्यूज दैट द रूलर ऑफ वरंगल हैड नॉट पेड द स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट एंड मोहम्मद बिन तुगलक सीज वरंगल अगेन, क्योंकि जो वरंगल में जो रूलर्स थे वो पूरी तरह से जो ट्रिब्यूट था वो नहीं पहुँचा रहे थे दिल्ली सल्तनत में, इसीलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये पूरे जो वरंगल होता है उसको सीज कर लेता है। एट फर्स्ट ही सफर्ड अ रिवर्स फॉलोइंग अ रूमर ऑफ सुल्तान डेथ इन दिल्ली, ठीक है। तभी एक रूमर फैल जाता है कि जो सुल्तान है ना दिल्ली का, उसकी डेथ हो गई, और इस वजह से जो दिल्ली की जो आर्मीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो गई। द डिफेंडर्स फेल अपॉन देम इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेज एंड मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू रिट्रीट टू देवगिर एंड आफ्टर रीऑर्गेनाइजिंग हिज आर्मी ही अटैक्ड अगेन, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या सोचता है कि वापस से मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है, और वहाँ पर से आर्मी वगैरह को मेनटेन करके और फिर वापस आऊँगा। एंड दिस टाइम नो क्वार्टर वॉज गिवन टू द राय। दिस वॉज फॉलोड बाय the conquest of Mabar, which was also annexed. Muhammad bin Tughlaq then raided Odisha and returned to Delhi with rich plunder. यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो उड़ीसा को भी रेड करता है और वापस फिर दिल्ली जाता है, और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करके लेके जाता है। नेक्स्ट ईयर ही सबड्यूड बंगाल, उसके बाद फिर ये बंगाल को सबड्यू करता है, विच हैड बीन इंडिपेंडेंट सिंस द डेथ ऑफ बलबन, ठीक है। जो बलबन के टाइम से इंडिपेंडेंट रूल कर रहा था बंगाल वाला हिस्सा, उसको मोहम्मद बिन तुगलक उसको भी जीत लेता है। बाय 1324 द टेरिटरीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत रीच्ड अप टू द मदुराई। फिर से जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो मदुराई तक पूरा अपने हिस्सा कर लिया था मदुराई तक, वैसे ही ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, इसमें भी जो दिल्ली सल्तनत थी वो मदुराई तक पहुंच चुकी थी। द लास्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी इन द ईयर कामपिली इन द साउथ कर्नाटका वॉज एनेक्स्ड इन 1328। जो एक लास्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी बची थी जो साउथ कर्नाटका में एक छोटा सा जगह थी कामपिली, ठीक है ना, उसको भी एनेक्स कर लिया था। A cousin of Muhammad bin Tughlaq who had rebelled had been sheltered there and thus providing a convenient excuse for attacking it, ठीक है।
And the sudden expansion of the Delhi Sultanate to the far south and to the east, including Odisha, created tremendous administrative financial problem which lead to faced by मोहम्मद बिन तुगलक. देखिए जब वो इतना ज़्यादा जब एक्सपेंशन हो रहा है दिल्ली सल्तनत का, साउथ तक हो गया, ईस्ट तक हो गया, जिसमें उड़ीसा, तो यहाँ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी बढ़ेगा. कहीं ना कहीं फिर आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी अगर सही तरह से जो चीज़ें हैं वो नहीं हैंडल की जाएंगी. तो यही दिक्कतें देखने के लिए मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक को. एंड वी शैल नाउ रिटर्न टू द स्टडी ऑफ मैनर इन विच द ट्राई टू कॉप विद दिस प्रॉब्लम. अब हम यही देखेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करता है, कैसे इनसे कॉपरेट करने इनसे इन्हें टैकल करने की कोशिश करता है. एंड द स्ट्रेन विच इज़ इम्पोज ऑन द दिल्ली सल्तनत, और इसका क्या असर होता है सल्तनत के ऊपर. ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था कि किस तरह से जो एरियाज है, जो दिल्ली सल्तनत है, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ. बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक मोटी मोटी नॉलेज रखिए कि हाँ यहाँ से ऐसे हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने इतना साउथ तक जीत लिया था जिसमें उसमें मदुराई आ गया था. ठीक है, फिर दूसरी बार ऐसा कब हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ. क्योंकि सब चीज़ें हम याद नहीं रख सकते और ना हमारे काम की हैं. ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. बाकी अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे इंटरनल रिफॉर्म्स, एक्सपेरिमेंट, कि बहुत सारे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रिफॉर्म्स किए, कि एक्सपेरिमेंट किए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, फिर कैसे तुगलक डायनेस्टी ने किए. ठीक है, तो ये सब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे. आज के लेक्चर में हो सकता है आपको थोड़ा शोर सुनाई दे क्योंकि आसपास थोड़ा ऐसे ही काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर था. ठीक है, अगली बार से मैं कोशिश करूँगी इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो ना आएँ. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.